अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेहत ज़िंदगी। मैं हूं आपके साथ रफ़त खान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लंबे, घने और काले बालों को खूबसूरती का एक सिंबल के तौर पर लिया जाता है। और अगर हम देखें तो ख़वातीन के तो होते हैं, कुछ लोगों के वीक बाल होते हैं, कुछ के बड़े हेल्दी होते हैं, लंबे भी हो जाते हैं। उसके लिए कुछ घरेलू टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शैम्पूज़, जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही है, वो शैम्पूज़ भी लिए जाते हैं। इसी तरह से जो मेल मेम्बर्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर ब्यूटी, और वो भी चाहते हैं कि उनके बाल लंबे हों या ना हो। यंगस्टर्स तो आजकल लंबे बाल रख रहे हैं, कुछ शायद ट्रेंड भी है, कभी लंबे, कभी छोटे, कभी स्पाइक्स, कभी कुछ। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बड़े घने बाल हों, हेल्दी बाल हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समहाउ वो नहीं इसको मेंटेन कर पाते। उनके बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनल जो डिजीज़ होती हैं वो भी इसका बायस बनती है। इसके अलावा और क्या क्या रीजंस हैं ये तो डॉक्टर्स ही हमें बता सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी ली जाती हैं। लेकिन फाइनली जो आजकल हम देखते हैं वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप बॉल्ड हेडेड हैं, यानी कि आप को गंजापन हो जाता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जेब में पैसे हों। अगर पैसे नहीं होंगे तो मे बी इट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट, और टू समवट वी कैन से इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर पैसा होगा तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे। और आजकल पाकिस्तान में जो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले सर्जन हैं वो बहुत सारे हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं। आज भी बड़े मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहब को हम लोगों ने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, कॉस्मेटिक सर्जन है, और सुपर स्पेशलिटी इनकी ये है जी कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर राना इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात की मैंने लड़कियों की, मैंने स्टार्ट किया। अगरचे हम देखें तो गंजापन मर्दों में ज्यादा होता है और बड़ा खौफजदा हो रहे होते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके बाल गिरें, वो गंजा हो जाए। जी बिल्कुल। क्या पहले ऐसे कोई आप हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स बता सकते हैं कि जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा होता है वो उसको रोकें, ताकि ये स्टेज ना आए कि उनको सर्जरी करवानी पड़े? असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रिकॉशन पे पहले जाना चाहिए सर्जरी पे जाने। और सारे लोग जो हमारे पास आते हैं वो पहले ये सारे काम कर चुके होते हैं, अपने अपने तौर पे कर चुके होते हैं, डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं वो कंसल्टेशन के लिए। लेकिन हमें इस सारी चीज़ों को करने से पहले देखना पड़ेगा कि हेयर फॉलिंग की रीजंस क्या हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ में 90% हम पैटर्न लॉसेस को लेते हैं, जो आप आम गंजापन देखते हैं। पैटर्न लॉसेस से क्या मुराद है? क्योंकि मुझे नहीं पता, हमारे ऑब्वियसली व्यूअर्स को नहीं पता कि पैटर्न लॉसेस से क्या मुराद है। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। पैटर्न लॉसेस ये होते हैं जो टिपिकल लॉसेस आम गंजपन है जो इस एरिया में होता है, ठीक है, उसको हम पैटर्न लॉसेस कहते हैं साइंस में। 90% वो इनहेरिटेड होता है, कमिंग थ्रू द फैमिली, आइदर फ्रॉम फादर साइड या मदर साइड, वालिदैन दोनों से इक्वली इनहेरिट हो सकता है, ठीक है। वो मामू में भी हो सकता है, वो ताया चाचा में भी हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से इनहेरिट होके आता है। और उसमें आपने ये देखा होगा कि ये जरूरी नहीं है कि 6 भाई हों तो 6 के 6 ही वो बोल्ड हो जाएं, कोई एक आध अनलकी निकल आता है उनमें से। और उसके पीछे और दूसरों को देख देख के कोसता रहता है, सड़ता रहता है कि इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ और मेरे साथ मैं क्यों विक्टिम हो गया हूँ। तो उसमें ये जरूरी है कि उसके अंदर कुछ हार्मोन होते हैं, उसका लेवल भी अप होना जरूरी है। तो 2 चीजें हैं, इनहेरिटेंस तो सब में इक्वल आ रही है भाइयों में, वो विक्टिम है जिसके अंदर हार्मोन भी अप है। तो आप समझे कि 2 चीजों का मिलाप हो तो बाल गिरते हैं। फाइन, एक हार्मोन्स भी ज्यादा हैं प्लस इनहेरिटेंस, 2 चीजें मिलके तो वो फिर उसका कॉज बन रही है हेयर फॉल शुरू। क्या इनहेरिटेंस में जिन लोगों को ये चीज मिलती है और उनका जो ऑब्वियसली और इश्यूज आते हैं जो, तो क्या आप समझते हैं कि इनहेरिटेंस में जिसको ये चीज मिलती है वो किसी हद तक अगर कोई प्रिकॉशनरी मेजर इख्तियार करे तो वो अपने हेयर फॉल को रोक सकता है? या डिले कर सकता है किसी हद तक? हाँ, डिले वाली बात आप कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि दिस इज बिग क्वेश्चन, और उसमें ये है कि आपने बिग कॉम्प्लीमेंट किया कि इसको आप डिले कर सकते हैं। मे बी रोका नहीं जा सकता बट यू कैन डिले इट। और मैं जो हम इस पे स्ट्रेस करते हैं, आप उन सब से पूछे जो बोल्ड हो गए हैं, वो अर्ली 20s में थिनिंग होती है उनकी शुरू, 20-21 में गिरने शुरू होते हैं, और 26-27 पे वो बहुत सारा मेजर पार्ट इज डन। और नियर 30 जैसे आप जाते हैं आपकी बोल्डनेस रुकती जाती है, वो जो हेयर फॉल रुकता जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं, अब हम स्ट्रेस करते हैं कि मेडिसिन्स आर देयर
डॉक्टर्स आर देयर, आप अर्ली 20s में जब फॉल हो रहा हो आप उनके पास चले जाएं। हम उनको क्या करेंगे, थोड़ी सी गाइडलाइन जरूर देंगे, डिलेइंग फैक्टर्स जैसे आपने कहा वही करेंगे। वी कांट स्टॉप इट, हम उसको डिले कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे उन्हें कहें ऑगमेंटिंग फैक्टर ना करें, जैसे हॉट शावर ना लें, इसको बहुत बड़े बाल ना रखें कि आप कॉम्ब करते हैं तो जो टूटते रहते हैं वो रूट से जा रहे हैं तो आपके जा ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और थोड़ी सी मेडिसिन भी करेंगे, स्पोर्टिव मेडिसिन, ठीक है। जैसे हम उसको एक ड्रग आती है फिनेस्ट्राइड उसको कहते हैं, ठीक है, प्रोपेशिया के नाम से, वो हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम उसको वक्फे वक्फे से देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 8 महीने देंगे, 8 महीने रोक लेंगे, ठीक है। जब हम 8 महीने देंगे तो अगले 8 महीने भी रुक जाएंगे, बाल वो भी रुक जाएंगे, तो आप समझे 2 साल हम डिले कर गए हैं। हम ये पुश करके उसको नियर 30 ले जाना चाहते हैं कि वो अगर प्रोफाउंड बॉल्डनेस के साथ, बहुत ज्यादा गंजपन के साथ जा रहा है तो हम उसका 50% भी डिले कर जाएं तो उसके लिए बहुत बिग बिग बेनिफिट है। अच्छा, बेनिफिट क्या है? उसने 30 साल में भी सर्जरी करवानी है, 20 साल में भी करवानी है, व्हाई नॉट अर्ली? हाँ, उसमें ये चीज है कि अगर देखें हम उसको डिले करेंगे तो ये नहीं होगा वो पूरा गंजा हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसके कुछ बाल होंगे तो उसको बहुत ज्यादा बाल नहीं लगवाने पड़ेंगे, बार बार सेशन नहीं अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम एक चीज पे लिमिटेड है, वो है डोनर एरिया। हम कहते हैं हमारे पास बाल अवेलेबल कितने हैं जिनसे हम आगे एक अच्छी सी गुड लुकिंग, नेचुरल लुकिंग, विजिबल चेंज दे सके। बिल्कुल सही जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना इरफान, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर आप लोग भी इस मुतालिक डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर बजरिया स्क्रीन आप तक पहुंच रहा है और ऑब्वियसली आप डॉक्टर साहब से लाइव कॉल करने के लिए, जब बात करने के लिए कॉल करेंगे तो काइंडली अपने टीवी सेट का वॉल्यूम भी बंद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ब्रीफ एंड टू द पॉइंट अगर आप क्वेश्चन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके और वो डॉक्टर साहब से सवालात कर सकें। डॉक्टर साहब, सबसे जो बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट एज है हेयर ट्रांसप्लांट कराने की वो कौन सी है? 26-27। वो हम ये कहते हैं कि आप डिले करके उसको 30 तक लेके जा रहे हैं, लेकिन बेस्ट एज आप बता रहे हैं 26-27। वो इसलिए कि हम कहते हैं उससे पहले नहीं, बाद में जब मर्जी करवा, पहले इसलिए नहीं कि हेयर फॉल हो रहा होता है। हम कहते हैं कि कोई हमारी जजमेंट और पेशेंट की जजमेंट वो सही नहीं हो सकती कि हम एक तो एरिया इतना विजिबल नहीं होता कि जिसके अंदर हम इतना प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें। एक हम कहते हैं कि आज हम वो आइडिया, ये परमानेंट हेयर लगाने हैं, वो किसी ऐसी जगह पे लगाएं जो सारी उम्र अच्छे लगे। तो हम कहते हैं लॉस होने दें, फिर हम जब एक लॉस रुक जाएगा एट द एज ऑफ 27-28 तो हम फिर हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तारीख को बरकरार रखने के लिए। यस, ओके जी, फाइन, बिल्कुल। इस वक्त डॉक्टर साहब ने बड़ी उम्दा बात की कि जितना हेयर फॉल होना था वो हो जाता और उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि किस शख्स की कैसी लुक्स आएंगी, बिकॉज एस्थेटिक मैटर्स अ लॉट और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट अगरचे बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करूंगी कि कितना एक एक्सपेंसिव है, क्या कोई लेमैन इसको अफोर्ड कर सकता है? येस, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट। उसमें ये होता है कि हम करते हैं बालों के हिसाब से, लेकिन मैं एक बात आपको इस सारी स्टोरी से पहले बता दूं, आपको हेयर ट्रांसप्लांट बार बार नहीं कराने वाली चीजें आजकल हम देखें 97 से ये काम कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में इतनी डेवलपमेंट्स आई हैं बहुत ज्यादा, और जो मार्केट को लीड कर रहे हैं 2-4 डॉक्टर्स, उन सब को लोग जानते हैं। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं? वो इसलिए नेचुरल लुक्स में बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और हम डोनर एरिया की सेफ्टी पे बहुत काम कर रहे हैं। जैसे पहले हम पीछे से एक स्ट्रिप काटते थे, अब उससे एक बहुत अच्छा तरीका मैंने 2009 में यहाँ लाए थे, FUE सब लोग जानते हैं, मैंने पाकिस्तान में शुरू किया था। उसमें ये होता है कि बगैर कटिंग के, बगैर स्टिचेस के, बगैर पेन के हम हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि वो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हम ऐसे बाल के ऊपर रखेंगे तो बाल रूट समेत बाहर आ जाएगा। अच्छा, उसको उसी तरह हम लगा देंगे। ये मतलब हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे जर्नल सर्जरी में और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में फर्क है, ये भी इसी तरह से इसकी नई डेवलपमेंट है? यस, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहले देखे पेनफुल सर्जरी होती थी, स्ट्रेच होता था, कटिंग होती थी, बिल्कुल, और वो आपको 3-4 दिन वैसे नींद नहीं आती थी और कई दिन पेन रहता था। अब इट इज टोटली पेन फ्री प्रोसीजर, आपको पेनाडोल भी नहीं खानी पड़ती।
इतना इजी हो गया। पेन उतना होता है जितना प्लकिंग का होता है। सही। कि आप देखें वो फॉर 1 सेकंड और 2 सेकंड पेन होता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब अभी रिसेंटली मेरी किसी शख्स से मुलाकात हुई, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। ही मस्ट बी इन 50s, ठीक है, उनकी एज इतनी होगी। और वो कह रहे थे कि जब उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो उसके बाद उनके सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। वो कहते हैं मैंने गलती की, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कर। क्या उनका एज फैक्टर था या कि अच्छी तरह से उनका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ? दोनों बातें हो सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट रिलेटेड विद एनी फेटल डिजीजेज और किसी चीज पे भी नहीं है। हम इसको बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं बना सकते, इसलिए बहुत सेफ प्रोसीजर है। ये स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, 7 तहें। हम ऊपर वाली 2 तहों में काम करते हैं। वही बाल होते हैं, वहीं से लेने हैं, वहीं लगा देने हैं। तो आप देखें नीचे फिर मसल भी होंगे, फिर और झिल्लियां हैं, फिर बोन है, फिर ब्रेन है। तो सिस्टम बहुत दूर है। अगर आप कोई सिस्टेमिक डिजीज को इसके साथ बनाएं तो वो नहीं बनता, साइंटिफिकली नहीं है। पूरी दुनिया में राइट फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इलेक्टिव सर्जरी हो रही है, जिसको लोग शौक से कराते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कोई बीमारी तो नहीं है ना कि वो लोग मजबूरी में कराते हैं। उसमें एक भी फर्टिलिटी नहीं है। अब फर्टिलिटी हम ये कहते हैं किसी को लाइफ थ्रेट हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये बहुत लाइट प्रोसीजर है और हमने और लाइट कर दिया है इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने और लाइट कर दिया, बड़ी अच्छी बात। आपने कहा कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा सर्जरी लोग खुशी खुशी करवाते हैं वो ये है ट्रांसप्लांट की सर्जरी है। तो क्या इसीलिए ये एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव इसलिए, यस यू कैन से इट, लेकिन उसमें एक बात बताऊं, बंदा अपनी मर्जी से करवा रहा है ना। एक बात बताऊं, जो FUE टेक्नोलॉजी अभी मैं बता रहा हूँ, एक और मैंने बड़ी एडवांसमेंट की है, वो स्ट्रिप मेथड में भी, वो भी किसी वक्त एक्सप्लेन करेंगे। FUE बहुत बड़ा काम है और इसमें थोड़े से डॉक्टर काम कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँगा पूरी दुनिया में 10-12 डॉक्टर FUE करते हैं, जो अच्छा FUE करते हैं। FUE है क्या? फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। ठीक है। एक बाल निकाल लेना, ठीक है। स्ट्रिप निकालने में और एक बाल निकालने में क्या डिफरेंस होगा? स्ट्रिप निकालने उसमें काट के निकालते हैं, इसमें एक निकाल लेते हैं फ्रॉम बैक ऑफ द हेड, लेते वहीं से हैं। ठीक है, ठीक है। फर्क ये है, वो पेनफुल है, स्टिचेज आते हैं, कटिंग है, सारा कुछ। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्लकिंग है, आप समझ लें, और उसी तरह लगा देना। इसमें 90% काम ही डॉक्टर का है। स्ट्रिप वाले में हम 20 मिनट में 30 मिनट में काम करते हैं, बाकी असिस्टेंट्स करते हैं, एक में डिवाइड करते हैं और सारा कुछ है। तो डॉक्टर का केपेबल होना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बड़ी जगह पे जाते हैं, जैसे हम अमेरिका में इधर उधर टूर करते हैं, तो मैं डॉक्टर्स से पूछता हूँ कि आप 15-16 साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वाई नॉट FUE? इतना आसान प्रोसीजर है, लोगों की परसेप्शन भी बहुत है आजकल, FUE कराना चाहते हैं आसानी की वजह से। वो कहते हैं कि फॉर दिस मच मनी मैं 8 घंटे लेंजेज लगा के एक बंदे पे क्यों लगा रहा हूँ? सही। कि मैं आधा घंटा लगा के वही काम मैं पट्टी में करके उतने उसके आधे पैसे ले लूँ। तो ये हैक्टिक है फॉर द डॉक्टर। 8 घंटे मैंने लेंजेज लगा के पेशेंट के साथ लगे रहना है। ये बिग जॉब फॉर द डॉक्टर है। Okay, ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि खाला जी का घर नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटेंट कि जब आप FUE की ट्रीटमेंट लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज कम आ रही है। जी मैं रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ, इरफान अली। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल यह है कि मैंने ना 3 साल पहले ये जो बाल ब्राउन हो जाते हैं ना, ब्लीच क्रीम मिलती है 20 रुपए वाली। अच्छा, तो ये मैं मुसलसल यूज करता रहा। हल्कों के इस्तेमाल, हल्कों आंखों पे हल्के हो गए थे, तो किसी ने मशवरा दिया कि इस्तेमाल करके देखो। तो 6 महीने के बाद ना मेरी स्किन काली हो गई, जल गई। अच्छा। और अब उसका हल नहीं हो रहा। 3 साल हो चुके हैं। सर्दियों में थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाती है, जैसे गर्मी आती है पूरा मुंह काला हो जाता है, कहीं जाने का। अच्छा मुझे ये बताएंगे, क्या आपके बाल भी गिर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए ना, ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, स्किन की डिजीजेस को नहीं देख रही है।
नहीं स्किन में, चेहरे की बात कर रहा हूँ, बाल वही सॉरी भाई, आप दोबारा कॉल कीजिएगा जब हमारे साथ मौजूद होंगे डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो आपको आपके इस सवाल का जवाब देंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर साहब, हैं तो सर्जन डॉक्टर, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट इनकी सुपर स्पेशलिटी है। और अगर इस मुतालिक आप कोई सवाल करना चाहें तो फिर प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ गए हैं, आप लगवाना चाहते हैं, आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, आपके जहन में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई सवालात हैं, तो तब आप प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि ये डॉक्टर साहब स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए स्किन से मुतालिक आई डोंट थिंक सो कि आपको जवाब देंगे। जी डॉक्टर, एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम बालों के बारे में बात करेंगे और उसी पे बिल्कुल उसी पे हमारा फोकस होगा, क्योंकि जो हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनसे उसी की फील्ड के मुतालिक सवालात किए जाएं ताकि आपको बेहतर से बेहतर मशवरा मिल सके। वैसे तो हम डॉक्टर कोई भी MBBS हो उसके पास चले जाएं तो वो हर चीज़ देख रहा होता है, लेकिन ये गलत बात है। एथिकली मॉरली हमें लाना है तो अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लाना है ताकि आपको स्पेशलिस्ट अपनी स्पेशल ओपिनियन जो है वो आपको दे सकें, मशवरा दे सकें, और आपके लिए वो मशवरा अच्छा भी हो, मुफीद भी, और आप जल्दी से सेहतमंद भी हों, हेल्दी भी। और अगर आप सेहतमंद और हेल्दी हो के प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो डेफिनेटली हमें भी अच्छा लगेगा और डॉक्टर साहिबान्स को भी अच्छा लगेगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी आवाम है पाकिस्तानी कौम की, वो सारे हमेशा बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहें। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को कुछ बीमारियाँ होती हैं, मसलन शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इसके अलावा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस के हवाले से पर्टिकुलरली मैं ये जानना चाहूँगी कि जो ये इसके पेशेंट है, क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? हम एक्चुअली बहुत अवॉइड करते हैं। अवॉइड इन द सेंस इसलिए करते हैं, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो हेपेटाइटिस, उसको C है, B है, कोई भी, उसकी आजकल आपको पता है वो इंटरफेरोन और इंजेक्शन लगते हैं, सारा कुछ। जब वो केमोथेरेपी में जाते हैं या वो इंजेक्शन लगवाएंगे तो हेयर फॉल बहुत हो सकता है, बहुत होता है। ठीक है, तो वो चला जाएगा उस डॉक्टर के लिए जिसने हेयर ट्रांसप्लांट किया होगा कि देखें वो बाल लगाए थे वो गिर गए। बिल्कुल सही। तो मैं पर्सनली मैंने नहीं किया आज तक हेपेटाइटिस वालों को, सिर्फ इस खतरे से कि आप जो है बदनाम हो जाएंगे कि मेरे तो उसने ट्रांसप्लांट किया। नहीं, इसलिए नहीं, या ये कि उनको समझा लेते करना, वो फिर इक्विपमेंट बाकियों पे लगाना, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ। मेन रीजन बैकग्राउंड में वही है जो आप डिस्कस करना चाहती हैं, कि मैं उसी पे आ रहा था। हम ये करते हैं कि जब इसका जवाब मैं लेती हूँ, लेकिन एक कॉलर को ले लूं। जी प्लीज ले, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से और सवाल क्या आपका? जी मैडम, मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ बिहारी से। जी इकबाल साहब, क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? जी मैडम, मैं ना पुलिस कांस्टेबल हूँ, तो ये देखो मैं ड्यूटी कर रहा था, तो ड्यूटी पे ना हमारी ना पुलिस वाली जो वैन थी वो उल्ट गई, वो एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे सर में ना चोट लग गई और तकरीबन ना 10 से 12 टांके लगे वो हैं ये राइट साइड पे। अच्छा। तो उसके बाद वो जहाँ टांके लगे हैं वहाँ बाल नहीं आ रहे, वो मैंने एक दो ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ। अगर ट्रांसप्लांट करूँ तो वो हेयर जो है जो पीछे से आगे लगाते हैं, फिर वो बाल जो पीछे वाले हैं वो मजबूत कमजोर हैं और जो आगे लगाएंगे वो मजबूत हो जाएंगे, तो इसके लिए डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो जहाँ पे आपको स्टिचेस लगे थे वहाँ पे बाल नहीं है, वहाँ पे गंजापन है, आप वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं? जी, वो अच्छा सिर्फ साइड है, थोड़ी साइड, एक साइड है ज्यादा, तो वो बाकी बाल ठीक है मैडम। डॉक्टर साहब आपको समझ आ गई? बहुत शुक्रिया जी। इसका बहुत अच्छा आंसर उनके लिए है। पहला तो ये है कि ये देखने पे पता चलेगा कि वो स्कार जो है वो कितना वाइड है, ठीक है, वो एरिया कितना खाली है। अगर वो विद इन द लिमिट्स है तो हम उसके ऊपर 3 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक, उस स्कार को रिवाइज करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो उसके ऊपर बैलूनिंग हम करते हैं कि उसके नीचे बैलून रख के उसको बड़ा कर देते हैं जगह को, तो वो जो होगा स्कार वाला एरिया वो रिमूव कर देंगे, स्टिच कर देंगे, तो साइड वाले बाल उस जगह पे आ जाएंगे। एक हेयर ट्रांसप्लांट है लास्ट ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन यूटिलाइज किए जा सकते हैं। ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा है? तीनों ही ठीक है। हम डिसाइड करते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, उसको देख के डिसाइड करते हैं कि इसके लिए सूटेबल क्या है। तो जो सूटेबल होगा उसके लिए कर देंगे। तो इट इज एन इजी जॉब और रूटीन जॉब है, हम इसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अभी लास्ट वीक एक कॉल आई थी और आई थिंक वो
कहीं मर्दान साइड से थी, वो कहते हैं उनका बच्चा सिर्फ 13 साल का है लेकिन वो सारा उसका सर गंजा हो गया है और उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है क्या? जो इस तरह से इस एज में, अर्ली एज में गंजे हो जाए, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? वो नहीं कराया जाता? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर एरिया होना जरूरी है कि हम अपनी डोनेशन लेते हैं। मतलब वो बॉडी से कहीं से नहीं लिए जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन जिसका इतना एक्सटेंसिव किस्म का लॉस हो गया, वो एक डिजीज होती है जिसको हम बालचर कहते हैं आम जुबान में। वो जब इतना ज्यादा हो तो वो जनरलाइज भी हो जाता है कि उसके बॉडी हेयर भी चले जाते हैं। आप देखेंगे उनके आईब्रोज भी चले जाते हैं, आई लैशेस भी चले जाते हैं, लेग्स के और आर्म्स के सारे बाल चले जाते हैं। तो ऐसे केस में हेयर ट्रांसप्लांट करना कोई ऑप्शन नहीं है, एब्सोल्युटली करना भी नहीं चाहिए। मैं अपने क्लिनिक में ये बिल्कुल नहीं करता हूँ, इसलिए कि उसमें बुक्स में एक चीज़ है कि आप एलोपेशिया अरियाटा, उसको हम कहते हैं बालचर, उसके ऊपर अगर आप सर्जरी करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एग्रेवेट, वो बढ़ जाए बीमारी। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ओके फाइन। ऐसे डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि कुछ लोगों के आईब्रोज वगैरह भी झड़ जाते हैं, क्या आईब्रोज का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है? बहुत अच्छा करते हैं हम उसको, उसमें बहुत मॉडर्नाइज कर चुके हैं कि उसको, उसके एंगलिंग बहुत प्यारी करते हैं, ब्यूटीफुल, वो जैसी वो चाहें हम बना देते हैं। फाइन इक्विपमेंट्स आ गए। आई लैशेस बहुत अच्छी करते हैं, अगर किसी की आई लैशेस थिन हो तो हम उसको थिक भी कर देते हैं, और वो भी ग्रोइंग यहाँ से लेंगे ऑन द टेम्पल साइड, कि ये बाल थोड़े फाइन होते हैं तो आई लैशेस पे लगा देते हैं। ओके फाइन। तो क्या वो फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ होता है या ओवर एंड अगेन आपको करवाना पड़ता है? नो, रेस्ट ऑफ लाइफ होगा वो, आप, लेकिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने से क्या मुराद? कोई कटिंग होगी क्या? यस, कटिंग होगी, क्यों ये वाले जो बाल हैं आपके, ये इतने नहीं बढ़ते एक दिन में जितने ये वाले बढ़ते हैं। तो हम वैसे भी ग्राफ्टिंग में डोनर डोमिनेंस कहते हैं कि जिस एरिया का बाल लेंगे उसका करैक्टर कहीं जाके वही रहेगा, कि ये बाल अगर यहाँ भी लगा देंगे उसी ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। तो इसको यहाँ लगाएंगे तो वो बढ़ेगा। फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली फीमेल्स जाके आई प्लकिंग करवाते हैं, आई उनकी, तो बिल्कुल वैसे ही आपको करना होगा। और डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के जैसे ये मेरा अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी गैप है, ठीक है, क्या इस तरह का अगर गैप हो, पहले नेचुरल तौर पर ना हो, तो फिर भी हो सकता है ये सब उसको कर सकते हैं ना। ये तो कॉस्मेटिक्स का यही ब्यूटी है कि उसको एक्सटेंड किया जाए, कि आपको अगर किसी चीज की जरूरत है उसकी फुलफिल की जाए, ठीक है, और विद इन द लिमिट की जाए, ओवर लिमिटेड ना हो, लेकिन लिमिट में। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हम कराते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन वैसे हमने बहुत सारी मिनिमाइज कर दी हैं। जैसे पहले ये होता था हम काट के स्ट्रिप निकालते थे, अब मैंने उसका एक नया वर्जन लाया है जो मैंने अपने नाम पे IFI के नाम से रखा है, फॉलिकुलर इम्प्लांट्स विद डॉक्टर राना इरफान। उसको हम अब खोल के करते हैं, तो वो पेन रिड्यूस करना, बड़ी कॉम्प्लिकेशन पेन था, फिर स्वेलिंग हो जाती थी जहाँ हम लगाते थे, तो वो जो फ्लूइड देते हैं वो स्वेल अप कर देता था। हम उसको ख़त्म कर चुके हैं बहुत पहले, खैर ये हो चुकी हैं 2006 से ही। तो अब कॉम्प्लिकेशन हमने रिड्यूस कर दी, लेकिन 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ वो ये, एक तो अर्ली एज पे नहीं करना चाहिए। एक, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उसको अपनी मर्जी करने दें, डॉक्टर को मर्जी। आप उसे ये ना कहें मेरे बाल यहाँ से शुरू कर दें, मेरे बाल इतने नीचे कर दें, ये कर दें, तो ये चीजें आपके लिए डेंजरस है कि आपकी लुक खराब हो जाती है। फाइन, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, उनका सवाल लेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आने के बाद आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? दुबई से आपने कॉल की? मैं अली बात कर रहा हूँ दुबई से। वो जी अली, सवाल कीजिएगा। मेरे हेयर लॉस होते हैं, वो बहुत, मैं डायबिटीज का पेशेंट भी और हेयर लॉस बहुत होते हैं मेरा। अली, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कहना चाहता हूँ मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ और हेयर लॉस बहुत होते हैं मेरा, मतलब बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, एज कितनी है आपकी? मेरी 17.5। 17.5। आपके अब्बू, चाचा, मामू वगैरह के भी किसी के बाल गिरते हैं या सिर्फ आपके ही गिर रहे हैं? नहीं, मेरे ही गिर रहे हैं। कौन से एरिया से गिर रहे हैं? सर के कौन सा पार्ट है? मतलब पूरे सर के पार्ट मतलब गिरते हैं, मतलब ज्यादा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने दुबई से कॉल की। अली थे हमारे साथ। अली ने सवाल किया कि इनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, एज भी अभी क्वाइट यंग, जस्ट 17.5। ऑब्वियसली इसकी कोई रीजंस होंगी, लेकिन रीजंस क्या हैं ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। इस वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद अली के सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं सर्जन डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, डॉक्टर राना इरफान साहब, जिनसे आज हम हेयर ट्रांसप्लांट से और हेयर फॉल से मुतालिक सवालात कर रहे हैं। अगर आप लोग भी डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। हमारा जो नंबर है, टेलीफोन नंबर, वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से डायरेक्टली स्ट्रेट अवे मशवरा ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अली ने जो सवाल किया था कि जस्ट ही इज 17.5 years old लेकिन उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, व्हाट कुड बी द रीज़न? वो जो आप पहले डिस्कस कर रही थी वो रीज़न यही है। जैसे हमने उनसे एक क्वेश्चन किया कि आपका फॉल कहाँ से हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सारे सर से गिर रहे हैं। सही। तो वो एक जनरल जब लॉसेज हो ना, तो हम यहाँ बैठ के यही परसीव कर रहे हैं, माइट भी कोई और रीजन हो, वो देखने पे पता चलेगा। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि वो डिजीज है और उनको अली को चाहिए कि वो फौरी तौर पे डॉक्टर से मिले, वहीं पे डर्माटोलॉजिस्ट से मिले। और अर्ली अगर फॉल हो रहा हो और ये डिजीज आ रही हो तो मैं कहता हूँ 90% उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा, that's good। और अगर हम उसको 3-4 साल डिले कर देंगे तो फिर वो जो रूट्स अंदर रह जाती हैं वो भी डेड हो जाती हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट भी हम लूज कर चुके होते हैं। तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी डर्माटोलॉजिस्ट या कोई भी करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे वो कंसल्ट कर लें तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने बात की मर्दों की, तो ऑब्वियसली फीमेल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 51%, मोर देन 51% पॉपुलेशन पाकिस्तान में फीमेल की है डॉक्टर साहब। तो उनके बारे में मुझे ये बताएं, कुछ फीमेल के बड़े थिन बाल होते हैं, बहुत ही नरम मुलायम से, दे वांट कि उनके थोड़े से थिक हों, क्या उसका भी कोई इलाज है? और जिन लोगों के यहाँ से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बाल गिर गिर के झड़ के गंजापन ऑलमोस्ट आ जाता है, क्या वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको इसकी पूरी हम डिटेल्स में जाते हैं। डिटेल्स ये है कि पहले हमें देखना वही रीजंस क्या है। फीमेल में 3 बड़ी रीजंस होती हैं और एक छोटी रीजन है। 3 बड़ी रीजंस क्या होती हैं? एक ब्लड लॉसेस, एनीमिया। दूसरा हो गया थायराइड हार्मोन, उसका ज्यादा होना या कम होना, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म। तीसरा हो गया गायनेकोलॉजिकल हार्मोन्स। ठीक है। इन तीनों रीजन में से कोई ना कोई एक रीजन होती है बिहाइंड दिस हेयर फॉल, जो प्रोग्रेसिव हेयर फॉल होते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि जब फीमेल्स आती हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ, स्ट्रेस करता हूँ कि आपके बाल जब गिरने लगे फौरन डॉक्टर के पास जाएं और आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मेल में नहीं है। मेल में देखिए जेनेटिक लॉसेस है और वहाँ पे ट्रीटमेंट ही नहीं है। यहाँ का है लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना होगा, उसको ठीक कर लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। 99% रिजल्ट है। ओके फाइन। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई जरा ऊंचा बोलिएगा। जी मैडम, हम मलकवाल से बात कर रहे हैं। जी, आप कौन बात कर रहे हैं? जी नदीम बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब, सवाल कीजिए। मैडम मेरे ना इस दाढ़ी के अंदर निचली तरफ बाल चार लगा हुआ है। अच्छा। और पहले थोड़ा था, अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा होता जा रहा है। हाँ। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो इस बारे में क्या मशवरा देते हैं या क्या राय देते हैं अपनी। अच्छा नदीम, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आप कॉल कहाँ से कर रहे हैं? जी मलकवाल मंडी बावलदीन से। मलकवाल से, अच्छा ठीक है। और बहुत शुक्रिया नदीम, आपने कॉल की। और नदीम ऐसे डर डर के बोल रहे थे जैसे लग रहा था कि उनके साथ कोई सुन लेगा। लेकिन नदीम, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसा तो होता है और डॉक्टर साहब बैठे इसीलिए कि आपको अच्छे से अच्छा मशवरा दे सकें। इनको चाहिए नदीम साहब को फौरी तौर पे अपने डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट विद इन 90 डेज हो जाएगा। और अगर नहीं किया तो एक और बात, ये बढ़ भी सकता है। ये वही बालचार है जो दाढ़ी में आ गया है तो ये बालों में भी जा सकता है। तो इनको चाहिए कि फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। ये टोटके ना करें। वो जो टोटके हैं ना, वो डिलेइंग फैक्टर्स हैं कि आप बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप डॉक्टर के पास जाएं और इसका ट्रीटमेंट इज देयर, अवेलेबल है। अरे डॉक्टर साहब, बालचर का इन्होंने जिक्र किया, इनका तो दाढ़ी में था, आपने कहा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, इलाज अवेलेबल है। कुछ लोगों के सर में से इसी तरह से पैचेस गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ से हाथ लगाया या ब्रश किया तो वो उतर गया और फिर उनके वहाँ भी बाल नहीं आते। क्या उनके जो जिनके नहीं आते वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं वहाँ पर? नहीं, जो पैची लॉस है ना, ये 90% एलोपेशिया एरियाटा ही है, ये बालचारी है। तो बालचार में हम बाल नहीं लगा सकते। कोई पता नहीं वो भी रहें कि ना रहें, और 90% नहीं रहेंगे। ठीक है। तो उस काम पे नहीं जाना चाहिए, बिला वजह किसी को प्रोसीजर पे ना डालें जिसका बाद में कोई रिजल्ट ही ना आए। ठीक है।
तो उनको चाहिए ट्रीटमेंट कराएं, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जिसके भी बाल गिरना शुरू हो जाएं, झड़ना शुरू हो जाएं, ईदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, फौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे कि डॉक्टर साहब से अभी तक हम लोगों ने बात की, मॉडर्न नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं और वो बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकते हैं जैसे आपके पहले बाल होते हैं वैसे ही। और डॉक्टर साहब से जो मैं जानना चाहूँगी वो ये कि जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनके बाल वैसे ही थिक आ जाते हैं जैसे पहले कभी हुआ करते थे, या थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है? आप बिल्कुल ठीक है। अब हम उस चीज पे आएंगे कि डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट्स यही हुई हैं कि हम ये कहते थे पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी, अब हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है कि हम डोनर एरिया को सेव करके ज्यादा बाल ले रहे हैं, कि डोनर रिजर्व भी बचा रहे हैं, यहाँ पे भी कमी नहीं उतनी हो रही और ले भी रहे हैं। किस तरह ले रहे हैं? वेस्टेज कम करके। ठीक है। और हम जब हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी तो हम डेंसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, घनापन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेचुरल लुक्स भी दे सकते हैं और बहुत ज्यादा सेशन भी नहीं अडॉप्ट करने पड़ते। अब जैसे हम पहले ये करते थे, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, पहले एक करते थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब हम 80% एरिया एक दफा में कर जाते हैं। तो और वो बड़ी अच्छी थिकनेस पे कर जाते हैं कि अगर आप हमारे बिफोर आफ्टर क्लाइंट्स देखें आप कहेंगे ये कोई डिफरेंट किस्म का हेयर ट्रांसप्लांट है। अच्छा। हम बहुत हाई क्लास प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। जैसे हमारे ये नेचुरल हेयर हैं, ये 100 तक होते हैं अगर ज्यादा किसी के घने हो, पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हम 50 तक लगा देते हैं और उनकी लुक 100 के करीब करीब कर देते हैं। वो अरेंजमेंट ऐसी करते हैं कि वो लगते हैं कि ये बहुत थिक है, टेढ़े मेढ़े करके लगा देते हैं। जी, आगे पीछे करके लगाते हैं कि कवर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसे हो सकता है कि आपने एक बाल लगाया उसकी जगह 2 निकल आए? नहीं, वो ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अगर उसके नीचे रूट 2 ही होंगी तभी 2 निकलेंगे। ठीक है। एक लगाने से 2 नहीं बनते, 2 नहीं निकल सकते। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए कौन बात कर रहे हैं? जी रफाकत बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जरा कोशिश करें कि क्लियरली सवाल कर लें आप। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मेरा नाम रफाकत है, इस्लामाबाद से कॉल कर रहा हूँ। मेरे भी जो है ना वो सारे तकरीबन जो गंजों में ना वो शामिल हो चुका है। और जब मेरे बाल खुले थे ना, इस वक्त तकरीबन 18 से 20 साल की मेरी उम्र थी, उसमें गिरने शुरू हुए हैं और 2-3 साल के अंदर अंदर सारे जो बाल है ना वो गिर चुके हैं। जो गंजापन होता है ना सारे ऊपर वाले हिस्से। एक रिक्वेस्ट आपसे, काइंडली अगर आप स्लोली सवाल कर लें तो शायद समझ आते। कुछ समझ नहीं आ रही, बात मिक्स हो रही है आपकी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे जो सर के सारे बाल जिस तरह गंजों में बंदा शामिल होता है वो हो चुका हूँ मैं। बालों में क्या हुआ है? जिस तरह बन जाए गंजों में शामिल हो चुका हूँ, जो गंजा। अच्छा ठीक है, उसमें शामिल हो चुका हूँ। लेकिन मैंने सर्जरी भी करवाई है, ये इस्लामाबाद है, फिर से मैंने सर्जरी करवाई है, लेकिन उससे भी कोई खातर खा जो है रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये लगा के उसके बावजूद भी वैसे का वैसा ही हूँ। ठीक है। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब से मशवरा करना है, क्योंकि वो सर्जरी उन्होंने की है उससे मेरा डर गया था, क्योंकि वो सर के पिछला हिस्सा काट के वहाँ से उन्होंने बाल निकाल के लगाए, उसके बाद दोबारा मेरा करने को दिल नहीं चाहा। अच्छा रफाकत साहब, अभी अगर आप प्रोग्राम शुरू से देख रहे हो तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब पैचेस हम नहीं लेते, अब हम FUE जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से दोबारा पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। रफाकत साहब पहले एक दफ़ा हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके, बट ही इज़ वेरी मच अफ्रेड क्योंकि इतना कोई फ्रूटफुल सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं रहा। आप क्या दोबारा करा सकते हैं? अब मैं आपको इस पे थोड़ी सी बात बता दूं कि हम कहते हैं जब ऑटोलॉगस ग्राफ्टिंग हो, अपने बाल आपको लग रहे हैं, 100 में से 100 निकलने चाहिए, बशर्ते के हम बहुत लेमैन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बशर्ते के उसकी हेड नेक हम फ्रैक्चर ना कर दें। ठीक है, अगर सेफली वो बाल लग जाता है उसको उगना चाहिए, उसकी कोई रीजन नहीं है वो ना उगे। ठीक है। और इसी ये किसी भी लेवल पे कोई अंडरमाइनिंग हुई है, सर्जरी अच्छी नहीं हुई या कुछ भी, हम उसको नहीं कह सकते, कोई डॉक्टर ने अच्छा किया होगा। हम ये चाहते हैं जो सेफ प्रोसीजर है ना, अगर लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको कभी भी कटिंग पे नहीं जाना चाहिए। सही, वो उनको FUE ही करवाना चाहिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं। अब क्या जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उनके मेजॉरिटी के पास ये ट्रीटमेंट और ये डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है या नहीं? कैपेबिलिटी पे है कि डॉक्टर अगर ट्राई करें, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो शुरू से कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं,
बड़े सालों से कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस काम पे वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लें या अपने आप को कंसंट्रेट करें, तो वो इसमें एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि इसको लाए हैं पाकिस्तान में, हमने इसको पूरी कैपेबिलिटी पे कर रहे हैं, तो हम इसलिए इसको सेफ कहते हैं। बहुत सारे डॉक्टर ये कहेंगे कि FUE अच्छा नहीं है, या वो उसमें टाइम बहुत लगता है, या ऐसे महंगा है, कोई ऐसी बातें करेंगे। लेकिन प्रोसीजर इज एट द बेस्ट। जैसे इन्होंने कहा कि पीछे से काट के निकाला, वो वैसे हॉरेबल लगता है कि आपने काटा है फिर निकाला है, फिर काटने से क्या मुराद है? वो जो स्ट्रिप्स लिए जाते हैं, स्किन का पैच निकालते हैं। ठीक है, वो कोई 1.5 सेंटीमीटर तो क्या वहाँ पे दोबारा बाल आ जाते हैं जहाँ से पैच निकाला जाता है? नहीं, वो उसको क्लोज कर देते हैं। ओके, वो होता है कि उसकी लेंथ होती है फ्रॉम 1 ईयर टू दी अदर, एक कान से दूसरे कान तक। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 1.5 सेंटीमीटर इस उंगली के जितना वो वाइड होती है। तो वो इतनी चौड़ी एक पट्टी निकाल ली जाती है और उसको बाद में स्टिच कर देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे, अब हमने उसको भी रिफाइन कर दिया, मैं समझा दूंगा कि वो कैसे करते हैं। हम उसको काटते नहीं है, सेपरेट करते हैं, बड़े अच्छी टेक्निक आ गई है, पेन फ्री है वो भी। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कराना चाहते, सर्जरी पे जाना चाहते, तो मैंने आपको बता दिया बगैर सर्जरी के भी अवेलेबल है। तो क्या पहले इनकी चूंकि सर्जरी हो चुकी है, पैच निकल चुका है, अब दोबारा ये FUE वाली ट्रीटमेंट करा सकते हैं? एप्लीकेशन उसकी हो सकती है? बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी ने एक दफा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और जैसे आपने कहा कि चांसेस होते हैं कि बाल झड़ जैसे होता है, वो बाल झड़ जाते हैं, और अगर कहीं से वो बीमारी किसी न किसी तरह से खत्म होगी, उसके अंदर से वो जर्म्स जो थे वो खत्म हो गए, तो क्या दोबारा वो करा सकता है? असल में टू बी वेरी फ्रैंक, हम जहाँ डिजीज आ जाए ना स्किन में, वहाँ में अवॉइड करते हैं ऐसी चीजें कि उस बंदे को खामखा किसी टेंशन में क्यों डालें मजीद। पहले ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, उसको मजीद एनहांस करना डॉक्टर का ये फर्ज नहीं बनता, इसलिए बिल्कुल जो विविड पिक्चर है वो पेशेंट के सामने रखते हैं। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका राबता हमसे मुनक़ता हो गया, दोबारा कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर्जन डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, डॉक्टर राना इरफान, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। एंड ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल तो वही बनता है कि बाल गिरते क्यों हैं, बाल कमज़ोर क्यों होते हैं, किन किन लोगों के गिरते हैं, किस तरह से उनको रोका जा सकता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब कुछ हो जाए और सारी कोशिशें की जाएं, सारी काविशें जो हैं वो बेकार हो जाएं, तो उसके बाद आपको सर्जरी ही करवानी पड़ती है। और सर्जरी कितनी सक्सेसफुल है ये डॉक्टर साहब आपके सामने बता रहे हैं, सर्जरी कितनी पेनफुल है ये भी डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। अगर आप पेन फ्री सर्जरी करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन लोगों के पास मौजूद है, अगर स्ट्रिप्स निकलवाना चाहें तो वो भी उनके पास मौजूद है। क्या दोनों के रेट्स में कोई फ़र्क है? जी काफ़ी सारा फ़र्क है, जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब ये फ़र्क मैं ना डिटेल से जानती हूँ, लेकिन पहले कॉलर को शामिल कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, हम सो सॉरी एक दफा फिर से लाइन ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हवाले से। जैसे हम फीमेल लॉसेस में एक बड़ी वजह हम छोड़ गए थे। हाँ जी बिल्कुल, वो छोड़ी थी। वो ये होती है कि जब कोई भी चाइल्ड बर्थ पे जाती हैं फीमेल, उसके 90 डेज बाद कोई भी सर्जरी किसी भी चीज पे जाएंगे, कोई मेल फीमेल कोई भी, तो उसके 90 डेज बाद बहुत बाल गिरते हैं। अच्छा। स्ट्रेस के 90 डेज बाद भी गिरते हैं। उसको हम कहते हैं, एक फेज आती है टीलोजन एफ्लूवियम, वो बाल हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, और फीमेल अगर घर में बैठी ऑब्जर्व कर रही हो इस बात को कि वो जब भी कोई बच्चे की वो चाइल्ड बर्थ होगी, सिजेरियन होगा, लाइक दिस को सर्जरी, अपेंडिक्स ये वो, तो उसके 90 डेज बाद जो बाल गिरते हैं तो वो समझ लें वो वाला प्रोसेस है। और वो बहुत गिरते हैं। उन बालों को हर एक के गिरते हैं, हर एक के गिरते हैं। ठीक है, उन बालों को अगले 90 डेज बाद वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, खुद आ जाते हैं। अगर नहीं आ रहे हों तो आप डॉक्टर के पास जाएं, हम उसके लिए थोड़े से उसको टिप्स बताएंगे, विटामिन बताएंगे और वो वापस आ जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो वो परमानेंट एफ्लूवियम भी हो जाएगा, कि आप समझे वो लॉस हो जाएगा परमानेंट। तो ये सारी चीजों की रिकवरी है। इनकेस दोबारा बाल नहीं आ रहे विद इन 90 डेज तो फौरन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली फॉर फीमेल्स। इस वक्त एक और कॉलर हमें ज्वाइन किए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी पहले मैंने बात की है मोहम्मद इकबाल बलूचिस्तान से। सॉरी, हेलो क्या कह रहे हैं आप? हेलो
लाइन शायद ड्रॉप हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आई डॉक्टर साहब जी। उन्होंने कहा मैंने पहले कॉल किया, ड्रॉप हो गई, दोबारा फिर किया। मेरे ख्याल में 3-4 दफा किया, 3-4 दफा लाइन ड्रॉप होती रही। हम एक्सट्रीमली सॉरी। किसी ऐसी जगह अगर आप चले जाएं जहाँ पे सिग्नल्स प्रॉपरली आ रहे हो तो वहाँ से कॉल करने की कोशिश कीजिए। और अगर डॉक्टर साहब से आपने सवाल करना है तो आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमें हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, इस मुतालिक आप लोग डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना इरफान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्जरीज़ करवाने से घबराते हैं, और कुछ लोगों को जैसे जिगर की सर्जरी कोई होगी, किसी की पित्ते की सर्जरी होगी, अपेंडिक्स की सर्जरी होगी, जो इस तरह की सर्जरीज हुई होती हैं लेकिन बीमारी ठीक हो चुकी है, क्या वो लोग आके तो दोबारा ये हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। इसमें हार्ट डिजीजेज वाले भी करा सकते हैं। हाइपरटेंशन आपकी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तब भी करा सकते हैं। डायबिटीज़ वाले अगर कंट्रोल में है तो भी करा सकते हैं। जैसे हमारे पास 40+ वाले बहुत सारे आते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो काफ़ी सारी डिजीजेज लेके फिरे होते हैं। हमारे ये है कि हम केयरलेस लोग हैं और उसका हमारी कोई रूटीन नहीं है प्रॉपरली कि हम एक्सरसाइजेज भी करें और प्रॉपरली किसी चीज़ पे डाइट प्लान पे जाएं, तो डिजीजेज बहुत सारी 40+ पे आ जाती हैं। तो वो जिसको भी हम इवेल्युएट करते हैं या पहले पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे जाने से पहले, तो उनमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। हम उनको ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपनी चीज़ें साथ में रखें, ठीक है, अपनी मेडिसिन लें, अपनी डिजीज़ का कंट्रोल रखें, सारी चीज़ें करें। तो हेयर ट्रांसप्लांट उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लोकल प्रोसीजर है, अपर स्किन में है, इसका सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसको किसी भी उसमें किया जा सकता है, ये कुछ नहीं मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको बता देगा कि आपने क्या चीज लेनी है और हर बीमारी को सेफ प्रोसीजर भी दे दिया है। सेफ प्रोसीजर भी दे दिया। डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट हो जिसका हेयर फॉल हो गया और वो डॉक्टर किसी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना चाह रहा हो, तो सबसे पहले वो क्या चीज़ देखे, किस डॉक्टर के पास जाए, किस तरह से वो चुने कि मैं जो उस डॉक्टर से करवाना है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका पहला राइट है कि आप विंडो शॉपिंग करें, हर किसी के पास जाएं। सही। आपको 2 मिनट में आइडिया बन जाता है कि आप कोई भी आजकल आइडिया बना लेता है कि यार हु इज राइट फॉर मी, हु इज नॉट राइट। बट समटाइम डॉक्टर साहब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स में तो लोग आपको मोटिवेट कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल वो आती है चीज तो उसमें शायद वो सैटिस्फाई नहीं कर पाते। मैं एक बात बताऊं, सर्जरी और ये ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी में वही लोग मार्केट में रहते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। सही। अब हमें कोई 16-17 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए, तो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे तो आप चलेंगे नहीं कभी। बिल्कुल सही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और प्रोफेशनल लोग आपको अपने काम से 2 मिनट में पता चल जाता है। बिल्कुल पता चल जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मजर बात कर रहा हूँ जी मस्कत से। जी मजर साहब, क्या सवाल है आपका? ये खरीद है सर। अच्छा मैडम, ये डॉक्टर साहब से पूछना था ये बालों के मतलब ही। जी जी पूछिए। मेरी 50 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। कितने? 50। 50 ओके। अच्छा ठीक है जी। तो बाल मेरे जो हैं वो तकरीबन सेंटर से जो है वो तो चले गए हैं। अच्छा, तो कुछ है इनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह या डॉक्टर साहब का कुछ एड्रेस वगैरह? बिल्कुल इनका ट्रीटमेंट है। आप मुझे ये बताएं कि आपने इससे पहले किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं इस वक्त? जी, कहाँ से, किस जगह से कॉल कर रहे हैं? मैं मस्कत से कॉल कर रहा हूँ। मस्कत से कॉल कर रहे हैं। मज़र साहब बहुत शुक्रिया आपने मस्कत से कॉल की। डेफिनेटली बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा है कि इलाज है इसका, हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान आएँ या मस्कत में करवाना चाहें तो वहाँ पे भी करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब से मैं पूछती हूँ कि आपकी एज 50 साल है, तो इनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट होगा? हेयर ट्रांसप्लांट इज़ गुड फॉर हिम। उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो जो सेंट्रल वो बता रहे हैं ना, ये पैटर्न लॉसेस है और इसी को ही हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उनको हम देखेंगे, उनके अपने ही बाल लेंगे फ्रॉम बैक ऑफ द हेड, एक एक करके लगा देंगे, वो उगेंगे, बढ़ेंगे। उनको वो कटिंग करा सकते हैं, उनको रेजर करा सकते हैं, उनको वो बड़े रख सकते हैं, दे कैन कट देम शॉर्ट, और जो भी आप वो करना चाहते हैं यस उसमें कर सकते हैं। वो कलर भी करा सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मैं अमजद एटाबाद से बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से। जी जी पूछिए। डॉक्टर साहब से पूछना था, ये वक्त से पहले जो बाल सफेद हो जाते हैं, इनको कोई खुराक के जरिए रोका या कम किया जा सकता है?
अच्छा, तो ये काइंडली बता दें। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बाकियों को भी होना चाहिए कि अगर बाल आपके ब्लैक हैं या किसी भी कलर में है तो वो ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो बाल, एक चीज होती है, मादा होता है मेलानिन, हम उसको कहते हैं, ठीक है, वो दो किस्म की होती है, एक स्किन को कलर देती है, एक बालों को कलर देती है। बालों के अंदर वो खत्म हो जाए किसी भी वजह से, वो इनहेरिटेड भी हो सकती है, वो एज के साथ भी कम हो सकती है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या मल्टीविटामिन्स वगैरह जो लिए जाते हैं? एब्सोल्युटली नहीं, किसी चीज का कोई उसको रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। इसी तरह स्किन का, हमारा स्किन का कलर अगर डार्क है या वो गंदा, तो हमारे अंदर मेलानिन एक सर्टेन पॉइंट पे है, गोरों में कम होती है तो वो गोरे हैं, वो नीग्रोज में अगर बहुत ज्यादा मेलानिन है तो वो ब्लैक है। तो ये सारी वो एस्टेब्लिशमेंट है इसी तरह की। और अगर उसकी मेलानिन अगर कम हो गई है या खत्म हो गई है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसका एक ही रिप्लेसमेंट है कि हेयर डाई कलर कर सकते हैं, कलर किया जाए। बिल्कुल। और कलर में भी अब हम ये कहते हैं कि एक ही चीज है जो बालों को डैमेज करती है। आप देखें कि जो एज के साथ थिनिंग हो रही होती है वो कलर बहुत ज्यादा थिनिंग करते हैं। और कलर में एक चीज होती है अमोनिया। अमोनिया बाल के अंदर पेनिट्रेट करके रूट को डैमेज कर सकता है। तो आजकल अमोनिया फ्री डाइज आ गई हैं, वो आप यूज किया करें। बहुत सारे कलर है, मैं बता भी दूंगा अगर। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी लाइन ड्रॉप होगी, आप दोबारा कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना इरफान साहब, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। इस मुताल्लिक अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और डॉक्टर साहब से सवालात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं उसके बाद आप रेजर भी मरवा सकते हैं, आप उनको डाई भी करा सकते हैं। जब एक दफ़ा कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाए तो उसके कुछ डिफरेंट सेशंस होते हैं या एक ही सेशन में ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है? अब हम काफ़ी सारा काम एक दफ़ा में कर देते हैं कि जैसे अगर आप बोल्ड है 3 पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंटल लॉस, मिड लॉस और क्राउन का लॉस, अगर ये तीनों लॉसेज हैं आपके तो हम 2 एक दफ़ा में कवर कर देते हैं। ठीक है। जैसे फ्रंट वाला बहुत अच्छा घना कर देंगे, मिडल वाला थोड़ा लाइट कर देंगे और ये छोड़ देंगे। तो बहुत सारे 90% लोग, अगर ये 80% एरिया कवर हो जाए तो वो कहते हैं इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वो बहुत सारा काम हम एक दफा में कर देते हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी अच्छी है, हम अच्छा काम कर सकते हैं। रेजर के वाले से बताइए कि क्या पहली दफा जब उनकी ग्रोथ हो दूसरी दफा वो रेजर करवा सकते हैं फिर? क्योंकि वैसे कहते हैं ना कि आप गंज कराएं आपके घने बाल आएंगे, क्या उसमें भी ये एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट होगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को पता चलनी चाहिए। बचपन में रेजर करा सकते हैं जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप 30 के पास जाएं तो रेजर नहीं कराना चाहिए। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि हमारा स्किन टेक्सचर डिफरेंट हो चुका होता है। अब वो रेजर जब लगता है ना तो वो बहुत सारे बाल रूट से ही खींच देता है और जो बाल रूट से निकल गया वो वापस नहीं आएगा। तो वो अपर स्किन में बाल हैं वो निकल जाते हैं। आप ट्रिम करा सकते हैं, जैसे मशीन पर करवा लें, ट्रिमिंग करवा लें, लेकिन रेजर अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो। आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया, रेजर ना कराया। और स्पेशली वो उस पे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे इतना, वो हम कहते हैं ना कि हज पे जाते हैं तो रेजर कराना इम्पोर्टेंट है। उसमें आप किसी से कंसल्ट करके मौलाना साहब से या किसी से पूछ लें कि ट्रिमिंग अगर कर लें तो वो इक्वली इम्पोर्टेंट है या रेजर ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये वो चीज़ क्लियर कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों के बाल आ रहे हों, हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने करवाया, ग्रे हेयर आ गए, तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब थोड़े वो बाल बड़े हों तो उन पे हेयर डाई अप्लाई किया जा सकता है? आफ्टर 120 डेज, 4 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अमोनिया फ्री डाइज। और जब एक शख्स हेयर ट्रांसप्लांट करवाए तो उसके बाद उसको कितना अरसा, आप लोग कहते हैं रेस्ट करो, छुट्टी ले लो, काम पे नहीं जाना? जो आजकल प्रोसीजर है ना, मैं आधा घंटा भी रेस्ट एडवाइज नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, आप गाड़ी चला के लाहौर चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसमें तो ना हम कुछ एनेस्थीसिया इतना ज्यादा देते हैं, ना कोई और बात है, ना कोई आपको पेन किलर लेना पड़ता है। FUE की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्ट्रिप को भी हमने इतना कन्फाइंड कर दिया कि 2-3 घंटे रेस्ट है, अब वो हमने बहुत मिनिमाइज कर दी हैं ये चीजें। जैसे आपको जहाँ हम लगाते हैं वहाँ भी कोई आपको कोई वुंड्स, जख्म नहीं नजर आएंगे,
वो बड़ा नीट क्लीन करते हैं और दूसरे दिन शैम्पू करवा देते हैं। ओके, हम कहते हैं आज हेयर ट्रांसप्लांट किया, कल आप शैम्पू कर लें। वेरी गुड जी, बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई आपसे। बहुत सारे भी और भी सवालात हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, नहीं पूछ सकते। लास्ट मोमेंट्स आ चुके हैं इस प्रोग्राम की, क्या हमारे तमाम व्यूअर्स को आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक बहुत अच्छा मैसेज सबके लिए ये है, फीमेल के लिए स्पेशली, कि फीमेल का 99% रिकवरी है हेयर ट्रांसप्लांट की, अगर कोई मेजर डिजीज नहीं है। तो आप का जब हेयर फॉल होने लगे तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को ज़रूर बताएं, और किसी अच्छे डॉक्टर को बता दें तो और ज़्यादा अच्छा है, जो इसको नॉलेज भी जानता हो, सारा कुछ करता हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी कोई आप सर्जरीज वगैरह और वो कराते हैं, तो मैंने बताया उसके बाद हेयर लॉसेस होते हैं, तो उसके लिए भी आप डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब आपका कि आपने वक्त दिया। आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे, जनरल सर्जन, लेकिन इनकी सुपर स्पेशलिटी थी हेयर ट्रांसप्लांट, डॉक्टर राना इरफान साहब, जिनसे आज हम लोगों ने बात की हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। आई होप कि आपको आपके सवालात के बेहतर से बेहतर जवाबात मिल गए होंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को आन पहुंच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।